हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड तो रिजल्ट बेस्ड के इस सीरीज को। और इसमें आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है जीवों में नहीं चैप्टर ये 3 है, जिसमें हम लोग देखेंगे जीवों में परिवहन। और परिवहन चैप्टर जो है इसको हम लोग अच्छे से पहले एक बार समझ लेंगे, और फिर जैसे कि 10 मिनट शो चल रहा था उसमें हम लोग जो है, ये चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि पूरे चैप्टर को कवर करना है। उसके बाद में जैसे हमारा वो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था, हम लोग उस तरह से ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे। हमारा मेन पर्पस है आपके 50% सिलेबस को समाप्त करना, यानी ऑब्जेक्टिव को समाप्त करना। और उस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको इसमें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज से क्लास 10 मिनट से ज़्यादा का हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस बना करके रखिएगा और क्लास को देखिए। तो पहला स्लाइड है जिसमें है परिवहन क्या है। तो इसमें हमें यह समझना है परिवहन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टिंग यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जब हम क्या करते हैं कि स्कूल से घर की ओर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, तो अपने साइकिल पे एक बैग रखते हैं या कुछ बुक्स रखते हैं और उनको लेकर के अपने स्कूल तक जाते हैं। तो यहाँ हमने जो बुक का किया वो किया परिवहन, यानी ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया। फिर स्कूल से घर जाते समय उन सारी चीज़ों को ले जा करके घर पे रखते हैं। तो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही परिवहन कहलाता है। किसी भी चीज़ को जब एक जगह से ले जा करके हम दूसरे जगह रखते हैं, तो ये जो क्रिया है इसको परिवहन कहते हैं। परिभाषा है, कुछ परिभाषा इस तरह से है, उपयोगी पदार्थ। अब चूंकि परिवहन हमें बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे बॉडी के अंदर, जीव के अंदर परिवहन के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ हम उसी संदर्भ में पढ़ेंगे। तो कह रहा है उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और अनुपयोगी पदार्थ और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य मतलब जहां उसका जगह है, जहां उसे होना चाहिए, स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसे पदार्थ का परिवहन कहते हैं। ये परिभाषा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको उनके जरूरी चीज स्थान पर पहुंचाना। जैसे कि हम क्या करते हैं, और रामचंद्र वाला कॉमेडी देखे होंगे आप लोग कि गुड़वा फूटेला तो मुँह में तो ये खा लो। अब क्या होता है कि अगर आपके पैर में चोट लगा, घाव हुआ, तो दवा मुंह में डालते हैं, पेट में जाता है। सर दर्द कर रहा है तो दवा इधर नहीं डालते हैं, इधर डालते हैं, ये पेट में जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाकर काम करता है। यहाँ पे उंगली कट गया, फिर भी दवा पेट में डालते हैं और वो यहाँ आकर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पाचन तंत्र है वहां से वो दवा यहाँ तक पहुंचा, उसने काम किया, लेकिन वो यहाँ काम नहीं किया क्योंकि यहाँ कटा नहीं था। वो यहाँ काम नहीं किया क्योंकि यहाँ नहीं कटा था। जब सिर दर्द कर रहा होता है तो सिर दर्द को खत्म करता है, इसमें जाकर कोई वो प्रभाव नहीं डालता है। तो जहां जरूरियात चीजों की जरूरत है वहां उसको पहुंचाना, और हानिकारक चीजों को जहां होना चाहिए वहां पहुंचाना, ये जो घटना, ये जो क्रिया है, इस क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से बताइएगा कमेंट में, अगले वीडियो में फिर से हम उसमें कुछ सुधार करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ वो होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमारे कोशिकाओं की नीड होती है, जरूरत होती है, उन पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। और कुपोषक पदार्थ इसके विपरीत होता है, जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को है ही नहीं, जो टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए, उनको कुपोषक कहते हैं। जैसे CO2 हमारे लिए कुपोषक हो गया, O2 हमारे लिए पोषक हो गया, ग्लूकोज हमारे लिए पोषक हो गया, यूरिया अमोनिया जो है ये कुपोषक हो गया, हमारे बॉडी में उसको नहीं रहना चाहिए। तो पोषक में आ जाएगा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, ये सभी जो है कोशिकाओं को मिलनी चाहिए, और ये कोशिकाओं के लिए पोषक पदार्थ हो गए। ठीक है, उसी तरह से है ऑक्सीजन। श्वसन अंगों से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। क्या करते हैं, फेफड़ा के पास ऑक्सीजन को पहुंचाता है, वहां से पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, सभी सेल्स तक पहुंच जाता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इस घटना को भी परिवहन कहेंगे। ठीक है, तो परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे कि अपशिष्ट, यानी इसकी जरूरत, ये डस्टबिन का है फोटो, ये डस्टबिन में अपशिष्ट को डाल दो। जैसे CO2 ये अपशिष्ट है। यूरिया ये कोशिकाओं से क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं क्योंकि कोशिकाओं के लिए हानिकारक है। तो वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए, हमारे कोशिकाओं के लिए जरूरियात हैं, उनको कहते हैं पोषक पदार्थ, और जो हानिकारक हैं, टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं, उनको कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो पोषक तत्वों को सही जगह तक पहुंचाया जाता है, और हानिकारक पदार्थों को उनकी जगह कोशिका से निकाल करके और जहां उन्हें होना चाहिए वहां पहुंचाया जाता है। एक कोशिकीय जीव और जटिल बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के संख्या या संरचना के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और सरल जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जटिल जीव। तो जो एक कोशिकीय सरल जीव हैं,
इनमें सारी चीजें सिंपल और साधारण होती है, जैसे कि अमीबा, वहाँ पोषण भी आसान है, परिवहन भी आसान है, श्वसन भी आसान है, हर चीज वहाँ पे आसान है। अब जैसे जटिल में हम लोग हो गए, यहाँ श्वसन के लिए भी एगो सिस्टम बना हुआ है, पाचन के लिए भी अलग बना हुआ है, हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, काफी जटिल है। क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना जैसे सरल जीवों में पदार्थों का परिवहन विषम द्वारा होता है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे इसे हम देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान से देखते चलें और इसे नोट भी कर लेंगे लास्ट में। जो है पदार्थों का परिवहन विषम द्वारा हो जाता है, कोई खास तंत्र इसमें नहीं बना होता है। लेकिन जटिल जीवों के साथ ऐसा नहीं है, बड़े पेड़ पौधे और जंतु में विसरण से काम नहीं चलता, इसलिए इनमें विशेष परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है और ये विकसित हुए रहते हैं। बात समझ में आया? जो जटिल हैं उनमें सब चीज के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, जो सरल है उनमें एक ही सिस्टम से सब काम चल रहा है। यहाँ पे एक मजेदार तथ्य है, एक पेड़ की जड़ से पत्ती तक पानी पहुंचने के लिए यदि विसरण पर निर्भर रहे तो हजारों साल लग जाएगा। मतलब कि पेड़ एक बड़ा सागर ले लें, हालांकि यहाँ है पेड़, यहाँ जड़ से पानी अगर पत्ती तक पहुंचना चाहे तो हजारों साल लग जाएगा। सोचो कितनी अद्भुत बात है। तो क्या इन पेड़ों में विषम द्वारा परिवहन हो पाएगा जल का या किसी गैस? हालांकि कुछ कुछ चीजों का होता भी है, लेकिन जल का परिवहन जड़ से पत्ती तक विषम द्वारा संभव है? कभी नहीं, सैकड़ों साल लग जाएंगे बाबू। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और ये कुछ इस तरह से है। इसका टॉपिक है जाइलम। देखो बाबू, ऐसा है कि हमारे पास जो आसपास जो पौधे दिख रहे होते हैं वो बड़े पौधे जनरली हम लोग देखते हैं, उसमें जो है परिवहन के लिए दो तरह की चीजें पाई जाती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। आप लोग 9th में पढ़े होंगे जटिल उत्तक। तो ये जटिल उत्तकें जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जो जाइलम है इसका मुख्य कार्य है जल का परिवहन करना, और जो फ्लोएम है उसका काम है फूड का परिवहन करना। और ट्रिक भी हमने बताया था क्लास में, आपको बताया होगा तो कि ज से जाइलम, ज से जल, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, यानी भोजन का जो परिवहन करेगा फ्लोएम करेगा और जो जल का परिवहन है वो जाइलम करेगा। ठीक है, आगे है जाइलम एक जल समूहक उत्तक है जो जड़ से पत्तियों तक जल और साथ ही साथ खनिज लवण बोले तो आयरन हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी चीजें, कैल्शियम, इन सभी चीजों को ये जड़ से जो है पत्तियों तक पहुंचाता है। इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं पाई जाती है। इसमें वाहिका और वाहिनिका, हालांकि इसमें 4 तरह के जो है कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिया है, तो 2 ही को याद रखिए, वाहिका और वाहिनिकाएं। ठीक है, जो वाहिकाएं होती हैं वो बेलनाकार नलिका होती हैं, एक के ऊपर एक स्थित होती हैं, बीच में अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है और अखंड जल स्तंभ बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जाइलम में अखंड स्तंभ का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना है वाहिकाएं करती हैं। अखंड स्तंभ करने का मतलब लाइन से जोड़िया के, बीच में कोई गैपिंग नहीं। वाहिनिकाएं जो होती हैं वो लंबी बेलनाकार कोशिका दोनों सिरों पर पतली निम्न समूहन पौधे में मुख्य रूप से पाई जाती है। मतलब छोटे जो स्तर के पौधे होते हैं उनमें ये ज्यादातर पाई जाती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं, इसमें कोई सेंस नहीं होता है, इसमें कोई समझदारी नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है, पिछले वर्ष पूछा भी था। यह खाली नलिकाएं पानी को ऊपर की ओर खींचती हैं। जो जाइलम की नलिकाएं हैं वो जल को नीचे से ऊपर की ओर खींचती है और इसकी जो कोशिका होती है वो मृत होती है। इतना याद रखना है आपको। आगे है जाइलम में जल प्रवाह कैसे होता है? मूल रोम द्वारा अवशोषण होता है, मिट्टी का जल प्रासरण द्वारा मूल रोम में प्रवेश करता है। ये भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि आखिर मिट्टी से जल जड़ में कैसे प्रवेश करता है? तो प्रासरणी दाब के कारण। प्रासरणी दाब उत्पन्न होता है और उस दाब के कारण जो जल है वो जड़ के कोशिकाओं में जा पाता है और फिर वहां से जल को ट्रांसपोर्ट करके और पत्तियों तक भेजा जाता है। दूसरा चीज है कि मूल दाब क्या है? जड़ों में दाब बनता है जो जल को ऊपर की ओर धकेलता है, उसको मूल दाब कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन में से खिंचाव, जब वाष्पोत्सर्जन होता है, देखो एक साथ इसमें दोनों क्रिया एक दूसरे पर आश्रित रहती है, जुड़ी रहती हैं। ठीक है, यहाँ से पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होकर के जल निकल रहा होता है और उसी वजह से यहाँ से जड़ से जो है जल खींचा रहा होता है ऊपर की ओर। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पत्तियों से पानी उड़ता है, नीचे से पानी ऊपर की ओर खींचता है और यही इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। यहाँ से जल जैसे दिया,
जो दिया है उसमें क्या होता है, ढक्कन रहता था, यहाँ बतिया रहता था और इसमें तेल भरा रहता था। यहाँ से जल करके तेल बाहर निकलता था और यहाँ से तेल जो है चढ़ते जाता था और इस तरह से एक समय आता था कि पूरा तेल इसमें का गायब हो जाता था। ठीक उसी तरह से जड़ से जो है जल का खिंचाव तब होता है, जड़ से जल के खिंचाव में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो जड़ पराशर निदाब और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की वजह से एक खिंचाव उत्पन्न होता है और परासरण की वजह से दबाव उत्पन्न होता है और दोनों मिलकर के जो है जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला स्लाइड। फ्लोएम का है। फ्लोएम जो है वो संवहन मंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। अब पूछेगा संवहन मंडल क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम का जो सम्मिलित रूप है उसको संवहन मंडल कहते हैं और ये दूसरा जटिल ऊतक है। इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिका है, ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, चालनी नलिका किससे पाया जाता है, जाइलम में, फ्लोएम में या किस में? तो याद रखना है चालनी नलिका जो है फ्लोएम में पाया जाता है। पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं। इसका मूल कार्य है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को सभी भागों में पहुंचाना। चालनी नलिकाएं जो होती है लंबी नलिका के समान होती है, इसमें अनेक छिद्र होते हैं। एक चालनी नलिका का जीव द्रव दूसरे से एकदम जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है और खाद्य पदार्थ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते रहते हैं। मजेदार बात है कि पौधे में खाद्य पदार्थ सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होते हैं, जो चीनी का ही एक रूप है। जो चीनी है उसका केमिकल रूप है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सुक्रोज के रूप में रहता है और पौधे जो है सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब यहाँ जो है एक दो और बातें हैं। संभरण सिरा अधिक सांद्रता वाले भाग जैसे कि पत्तियों में उत्पन्न होता है, उपभोग सिरा कम सांद्रता वाले भाग में जैसे जड़ में होता है और खाद्य पदार्थ ऊपर और नीचे दोनों दिशा में परिवहन होता है, जिसको द्विदिशीय परिवहन कहते हैं। ये तीनों के तीनों बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा संभरण सिरा किधर होता है, तो अधिक सांद्रता वाले भाग में। संभरण सिरा पत्ती की ओर होगा। जैसे मान लो अगर दो पाइप है, एक मोटर के पास जुड़ा है और एक टंकी के पास जुड़ा है, तो यहाँ एक मुंह होगा, एक मुंह यहाँ होगा ना। उसी तरह से जाइलम जो पाइप है उसमें भी दो मुंह होगा, एगो पत्ती के पास एगो जड़ के पास। तो जो पत्ती के पास होगा वो संभरण सिरा होगा, जो जड़ के पास होगा वो उपभोग सिरा होगा। यानी सिराएं जो होती है दो तरह की होती है, संभरण ऊपर होता है और जो है और उपभोग सिरा नीचे होती है। ठीक है, और ये जो खाद्य पदार्थ जो है ये सभी दिशाओं में ट्रांसपोर्ट होते हैं और जो जल है वो सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है और उसकी कोशिका यानी जाइलम की कोशिका जो होती है मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जो होती है जीवित होती है। ऊर्जा का उपयोग, फ्लोएम परिवहन में ऊर्जा यानी कि एटीपी का उपयोग होता है। यह सक्रिय प्रक्रिया है। देखो जब फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो उसमें ऊर्जा लग रहा है। ऊर्जा लग रहा है मतलब वह जो है एक यांत्रिक कार्य हो गया। जैसे कि जाइलम जड़ से ऊपर की ओर जा रहा था तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रहा था, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और दबाव पड़ रहा है, इन दोनों की वजह से वो ऐसा हो रहा था। लेकिन फ्लोएम के वजह से जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है उसमें ऐसा कोई घटना नहीं घट रहा है, उसमें एनर्जी एक्स्ट्रा लग रहा है उस कार्य के लिए और तब जाके हो रहा है। मतलब कि वो एक अलग और स्पेशल घटना है और जिसको हम लोग जो है इस तरह से जोड़ के देख सकते हैं कि उसकी कोशिका जीवित होती है और जीवित कोशिकाएं कुछ भी करने के लिए उनमें सेंस होता है। जीवित कोशिकाएं कुछ भी करेंगी तो उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा फ्लोएम एनर्जी लेता है और जाइलम कोई एनर्जी नहीं लेता है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है और जाइलम की कोशिका मृत होती है। आगे है चालनी नलिका किसमें पाई जाती है। अच्छा ये तो देख लिए थे, ये भी देख लिए थे। अब यहाँ दोनों में अंतर है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम की कोशिका मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, ये अभी हमने देखा है। जल और खनिज लवणों का ये परिवहन करता है जाइलम और जो फ्लोएम है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक उसी तरह से जो जाइलम है वो केवल ऊपर की ओर एक दिशीय परिवहन करता है और जो फ्लोएम है ऊपर नीचे दोनों ओर द्विदिशीय परिवहन करता है। ठीक उसी तरह से भौतिक बलों की वजह से ये काम करता है, इसमें कोई रासायनिक बल या एनर्जी नहीं लगता है और इसमें जो है ऊर्जा सक्रिय रूप से काम करता है, ऊर्जा लागत इसमें होती है और तब जाकर के जो है ये काम हो पाता है। तो फ्लोएम के काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत होगी और जाइलम के लिए कोई एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है जल का वाष्प बनकर के उड़ना। अब जल का वाष्प बनकर कैसे उड़ेगा, तो जैसे ही उसमें सनलाइट पड़ेंगे और उसमें तापमान अधिक उत्पन्न होगा तो जो जल होगा पौधे के शरीर के अंदर वो भाप की तरह बन करके और पत्तियों के स्टोमाटा या रंध्र छिद्र से वो बाहर निकलना शुरू कर देगा।
ठीक है। पौधे के वायवीय भाग मतलब जहां से वो सांस लेते हैं, तो 3 भाग है इसके। रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। जैसे मक्का का एक पौधा है, हालांकि 9th में इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल का जो है वाष्पोत्सर्जन करता है। एक पौधा 3 से 4 लीटर जल ले रहा है। अगर एक ही खेत में 100 पौधा है तो 300-400 लीटर पानी ऐसे ही उसको डेली चाहिए। 1000 पौधा है तो 3-4 हजार लीटर पानी ऐसे ही चाहिए उसको डेली। इसलिए जो मक्का का उत्पादन होता है ना, मतलब पानी वाले क्षेत्र में होता है। लेकिन एक और कंडीशन है, पानी मक्का के जड़ में ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए इसका खेती ज्यादातर दियरा भूमि में होता है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना भी है कि मक्का के लिए सबसे बेस्ट भूमि कौन सी है, तो दियरा भूमि है। हालांकि उसको हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। सेब का एक पौधा है जो उसी अवधि में 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है, यानी मक्का से ज्यादा लेता है। क्योंकि मक्का का साइज छोटा है, सेब के पेड़ का साइज बड़ा है, तो ये जल का अवशोषण जाहिर सी बात है ज्यादा करेगा। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का 100 गुना जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, पूछा हुआ है। अगर कोई पेड़ 100 kg का है तो फिर वो कितना जल वाष्पोत्सर्जन कर देगा अपने पूरे लाइफ में, तो 100 गुना 100 यानी बोले तो 1 पर 4 0 यानी 10,000 लीटर पानी का वाष्पोत्सर्जन करेगा। ठीक है। उसी तरह से कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, परासरणी प्रवणता इसमें होता है और रंध्र के आसपास की कोशिकाओं में कम परासरण दाब होता है। रंध्र की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ परासरण दाब कम होता है और अंदर से परासरण दाब ज्यादा होने की वजह से जल जो है रंध्र को खोल करके और बाहर की ओर निकल जाता है वाष्प बन करके। जल स्तंभ का निर्माण, जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो वाष्प बनकर वहां से निकलता है। जैसे दिया वाला हमने एग्जाम्पल बताया था कि दिया से ऊपर से किरासन तेल जैसे जलता था तो नीचे से एक किरासन तेल पहुंच जाता था, और ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जैसे एक जल का कण वाष्प बनकर निकलता है उसके जगह पर दूसरा कण नीचे से पहुंच जाता है, और ये लगातार क्रिया चलते रहती है, जिसे जड़ से पत्तियों तक जो है जल का एक स्तंभ बन जाता है, लाइन बन जाता है। जड़ से पत्तियों का खिंचाव ये वाष्पोत्सर्जन की वजह से उत्पन्न होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जड़ से चोटी तक जल की धारा बहती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। अगर पूछे वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या क्या बदलाव आता है, तो ये सारी बदलाव लिख सकते हैं कि इसमें जड़ से चोटी तक जो है जल की धारा बहती है। दूसरी बात, खनिज पदार्थों का अवशोषण परिवहन में सहायक होता है ये। साथ ही साथ पौधे के ताप संतुलन में भी ये सहायक होता है। जैसे कि हम लोग को गर्मी लगता है, हमारा बॉडी जैसे ही गर्म महसूस करता है तो क्या करता है, पसीना निकालता है, और वो जो पसीना है जब सूखता है तो हमारे बॉडी को काफी अच्छा और बेहतर ठंडक महसूस होता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप कहीं से दौड़े भागे आए, काम करके आए, पूरा बॉडी भीगा हुआ था पसीना से, जैसे थोड़ा सुकून का पल आपने सोचा कि बैठकर आराम कर लें, उस समय जब थोड़ा सा वाष्प बन करके जल उड़ा तो आपको एक अलग से ठंडक की अनुभूति हुई होगी, एहसास हुआ होगा। ठीक उसी तरह से पौधे जो है धूप में रहते हैं लेकिन कभी सूखते नहीं है। पौधे के सूखने का कारण धूप नहीं होता है बल्कि पानी की कमी होती है। जब पौधे को जल की कमी होगी तभी जाके वो सूखेगा, कितना भी धूप हो जाए वो नहीं सूखेगा। तो ताप संतुलन में ये सहायक होता है। एक पत्ती अपने भार के बराबर जल 1 घंटे में उड़ा सकती है। अगर कोई पत्ती 100 ग्राम का है तो वो अपने बॉडी से जो है कितना 1 घंटे में उतना ही जल उड़ा सकती है। लेकिन कुछ पत्तियों के साथ ऐसा नहीं है, जैसे एलोवेरा तो उतना जल का वाष्पन करता ही नहीं है, वाष्पोत्सर्जन करता ही नहीं है, तो उसका बनावट की वैसा है। तो यहाँ देखो, जड़ द्वारा अवशोषित 90% जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, केवल 10% जो है पौधे के काम आता है। यानी कि यूं कहें तो अगर एक पौधा 100 लीटर जल अगर जड़ से ले रहा है तो उसमें से 90 लीटर जल को जो है वो यूं ही वाष्प के रूप में उड़ा देगा, और जो 10 लीटर जल बचेगा उसी का वो यूज करता है, उसके पास बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, हालांकि अभी 6 स्लाइड बचा हुआ है और इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने विचारों को कमेंट के रूप में लिखिए, और यदि आपको बेहतर लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।